हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस्ट स्टडी में। मैं हूं आकाश, आप सभी के साथ। दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे वो भी क्लास को ज्वाइन कर सकें। लाइक कर दीजिए क्लास को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं साथियों, आप सब लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपनी तैयारी पूरी लगन के और श्रद्धा के साथ कर रहे होंगे। तो साथियों, कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था, और आज हम पढ़ेंगे आर्यंस काल के बारे में। साथियों, इतिहासकारों का बहुत मतभेद है आर्यंस के बारे में कि वो कहाँ से आए थे। तो हम लोग आज सभी कुछ जानेंगे कि कहाँ से वो आए थे आर्यंस, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे उनकी अर्थव्यवस्था थी, क्या उनकी जीवनचर्या थी, कैसे वो अपना जमीन जीवन व्यतीत करते थे, कैसे जाति बदली, और कैसे जाति के आधार पर लोगों के कार्यों को बांट दिया गया। ठीक है, सभी जानेंगे दोस्तों। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक पार्ट आज पढ़ेंगे और एक पार्ट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। आर्य लोग अर्धघुमंतु लोग थे और मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के आसपास क्षेत्र से उदित हुए थे। यानी कि ये चरवाहक थे, और ये ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से चले थे, चलना शुरू किया था। मैं आपको दिखाऊंगा मैप के थ्रू कि कहाँ पे मध्य एशिया है, कहाँ से ये लोग इन लोगों ने स्टार्ट किया, और कैसे कैसे इन्होंने भारत में प्रवेश किया। तो कौन थे ये अर्धघुमंतु लोग थे, यानी कि ये स्थायी नहीं थे, चलते रहते थे। ठीक है, चरवाहक थे, अपनी गाय चराते थे और निकल जाते थे। उन्होंने खैबर पास हिंदू कुल्चा हिल्स के माध्यम में भारत में प्रवेश किया। कहाँ से? हिंदू कुल्चा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैप के थ्रू कि कहाँ से। यहाँ से, ये रहा हिंदू कुल्चा, देखो। यहाँ से उन्होंने भारत में एंटर किया। यहाँ से इस तरह से कुछ निकल रहे थे ये। यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, सेंट्रल एशिया मध्य एशिया के पास से। ये है ना कैस्पियन सागर, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, और ये इस तरह से ईरान होते हुए, और ये भारत में आके बस गए थे यहाँ पे, इस तरह से। फिर इन्होंने कुछ टाइम यहाँ बिताया, लगभग लगभग आप मान सकते हैं 1000 BC तक ये यहाँ पर रहे होंगे। उसके बाद ये यहाँ आ गए। दोस्तों, यहाँ पे इनको गंगा मिल गई, और यहाँ पे इनको उपजाऊ भूमि भी मिल गई, जिससे ये लोग यहाँ पे कृषि करने लगे, और फिर ये यहाँ पे बस गए। ठीक है, तो जानेंगे अभी हम इनके बारे में। क्वेश्चन करते हैं, आइए। भारत में प्रवेश किया और सप्त सिंधु क्षेत्र के पास शरण ली। अब साथियों, सप्त सिंधु क्षेत्र क्या है? सप्त सिंधु क्षेत्र 7 नदियों का समूह है, इसे हम क्या कहते हैं? 7 नदी। कौन सी 7 नदियां हैं वो देखते हैं। ऋग्वेद में इन 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। वितस्ता, झेलम, असिकनी, चिनाब, पृश्नी, रावी, विपाशा, व्यास, सतुद्री, सतलज, द्रस्वती, घग्गर और सरस्वती। साथियों, इन सारी नदियों को आप याद कर लीजिएगा भाई, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इनके अलग नाम पे आता है। जैसे झेलम को वितस्ता करके पूछ लेगा, चिनाब को अस्कनी पूछ लेगा कि अस्कनी का दूसरा नाम क्या है, या रावी का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लीजिए, आराम से याद हो जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पे ये लोग आए थे, और फिर यहाँ से ये लोग बस गए थे। यहाँ पे इन्होंने किसकी खोज की थी? कौन सी वस्तु थी? लोहा, जिसकी खोज इन्होंने की थी। ठीक है, 1500 से 600 BC की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। यानी कि इस 1500 से 600 तक को हम क्या कहते हैं? 1500 से 600 तक को हम क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसको हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, जो कि ग्राम अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। यानी कि वैदिक सभ्यता किस पर थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता कौन सी थी? ये आप लोग मुझे बताइएगा क्वेश्चन में कमेंट करके, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है। मैंने आपको बताया था कि 1500 से 1000 BC को तो हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद काल। और 1000 से 600 BC का कहते हैं उत्तर वैदिक काल। इसीलिए मैंने कहा आज हम 2 भागों में पढ़ेंगे। हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के लिए, ठीक है, और फिर कल क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल। वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया था। किसका? वेदों का संकलन। वेद औपरोसे हैं, मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए हैं। किसके द्वारा? यानी कि इनका कहना है, इनके काल में लिखे गए थे वेद, और इनके अनुसार जिन्होंने वेद को लिखा है वो कौन है? वो मनुष्य है ही नहीं। कौन है? मनुष्य है ही नहीं, वो स्वयं भगवान है, और स्वयं भगवानों ने ही वेद को लिखा है। ओके, वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। एक वैदिक साहित्य। वेद शब्द का अर्थ संस्कृत में क्या है? इसका अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान। वैदिक साहित्य की 4 प्रमुख वेद हैं। कौन कौन सी हैं?
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको सीक्वेंस में इस तरह से याद करनी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, सबसे अंतिम वेद कौन सा है। ठीक है, तो सबसे अंतिम कौन सा है, अथर्ववेद सबसे अंतिम। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति एवं ऋचाएं हैं, यानी कि भगवान की हम जब वंदना करते हैं तो वो किस में है, वो ऋग्वेद में है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में बलिदान के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख किया गया है। इसमें जब हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें जो सामग्री की उपलब्ध होती है वो किस में संकलन है, किसका में, यजुर्वेद में उसका संकलन है। सामवेद, सामवेदों को गीतों का संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, गीतों का संग्रह। यानी कि जब हम हवन करते हैं तो गायन करते हैं, हवन गाते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः इस तरह से, या कई मंत्र हम बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं सामवेद में। ठीक है, इसीलिए हम इसे भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी वेद से हुई है ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति किससे हुई है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। अथर्ववेद, अथर्ववेद मंत्रों का संग्रह है। इसमें क्या है, मंत्र है। ठीक है, इन वेदों के अलावा क्या क्या है, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक और महाकाव्य, जैसे कि रामायण और महाभारत। महाकाव्य कौन कौन आते हैं, रामायण और महाभारत थे। ठीक है, ब्राह्मण, ब्राह्मण में वैदिक अनुष्ठान और दर्शन के बारे में गद्य है, ये ब्राह्मण में संकलन है। आरण्यक में क्या है, आरण्यक में आपका रहस्यवाद, संस्कार और कर्मकांड से संबंधित है। क्या चीज, आरण्यक। उपनिषद, उपनिषद में दोस्तों किसके संकलन है, उपनिषद में आत्मा प्रकृति से निपटने वाले दार्शनिक ग्रंथ है उपनिषद। ठीक है, रामायण, रामायण का दोस्तों रचयिता कौन है, वाल्मीकि, ये तो बताइए आप लोगों को। महाभारत, महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। साथियों ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास ने महाभारत को बोला था, और लिखा था किसने, श्री गणेश ने। लेकिन प्रमाण हमें नहीं मिले, इसलिए हम रचयिता किसके मानते हैं, हम रचयिता भी वेद व्यास को ही मानते हैं, ना कि गणेश को। ठीक है, ऋग्वेद काल कब से कब तक चला, ये 1500 से 1000 बीसी तक रहा था। आइए इस ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। इस अवधि में ऋग्वेद को संकलित किया गया है, इस दौरान यानी कि इस टाइम में, इसलिए इसे ऋग्वेद काल के रूप में जाना जाता है। यानी कि यही वो समय था जब ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। यानी कि हमारा ग्रंथ जो ऋग्वेद है वो दुनिया का, विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के कंटिन्यू क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं हम, संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाओं का संकलन मिलता है हमारे लिए। इसकी ऋग्वेद की रचना किसने की थी, इसकी रचना की थी विश्वामित्र द्वारा। किसने की थी, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनता है कि गायत्री मंत्र किस में है, या ऋग्वेद को किसने लिखा था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, कौन से मंडल में, नवे मंडल में। ठीक है साथियों, ये आपका, ये मैंने ऋग्वेद दिया आपको, ये इससे मालूम पड़ता है कि इस तरह उन्होंने ऋग्वेद लिखे होंगे, इस लैंग्वेज में उन्होंने ऋग्वेद लिखे होंगे। ठीक है, ये, और आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं ऋग्वेद को, है ना। अब आप हिंदी भाषा में भी आ चुका है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, उसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैदिक युग में राजनीतिक संगठन, दोस्तों देखते हैं कि वहां पे उस समय कैसा संगठन था, उनका राजनीतिक संगठन कैसा था। प्रारंभिक युग, कुल कुल राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी, कौन सी इकाई थी, कुल राजनीतिक संगठन की मूल इकाई। ठीक है, जो होती ना पॉलिटिकल पार्टी, आज आज के समय में, ऐसे पहले राजनीतिक संगठन होते थे उस समय क्या कहते थे, कुल कहते थे। कई परिवार मिलकर ग्राम कहलाते थे, यानी कि कुछ परिवार इकट्ठे होकर क्या कहलाते थे, एक गांव या ग्राम कहलाते थे। और ग्राम का मुखिया कौन होता था, ग्राम का मुखिया ग्रामणी था। गांव के समूह को बिस कहा जाता था, जिसके प्रधान कौन होते थे, बिसीपति होते थे। ठीक है, सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई
जन या जनजाति थी जिसके साथ कौन थे शासक, इसके शासक थे राजन कहलाते थे। साथियों ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे हैं और ऐसे ही आते हैं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बड़े जाते हैं अगर हमें इनके बारे में पता नहीं होता। इसीलिए आप थोड़ा गहराई से अध्ययन कीजिएगा ताकि आप एग्जाम में जब बैठें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक राजव्यवस्था सामान्य रूप से वंशानुगत राजतंत्र थी, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो उस योग्य लायक हो या ना हो, चाहे उसमें योग्यता हो राजा बनने की या ना हो, लेकिन बनेगा तो राजा का बेटा ही राजा। ये उस दौरान हुआ करता था, उस समय हुआ करता था। दो निकाय थे, कौन कौन से? पहली सभा, बड़ों की परिषद, और समिति, लोगों की आम सभा। यानी कि जो बड़े या जो सही उस समय लोग होंगे उनकी कौन क्या लगती थी? सभा। और जो आम लोग थे उनकी क्या होती थी? समितियां होती थी। वैदिक सभ्यता में समाज, कैसा समाज था उनका वो उस टाइम? प्रारंभिक युग, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। कैसा था? आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, यानी कि पिता के ऊपर चलता था, ना कि माता के ऊपर। जैसे हमारे साउथ में आज भी फैमिली में किसकी चलती है? माँ की। और हमारे नॉर्थ इंडिया में किसकी चलती है? पापा की या फादर की, पिता की, उनकी चलती है ना। फैमिली में उनके लोग मानते हैं, उन्हीं की चलती है। इसीलिए तो पहले आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। कैसा था? पितृ प्रधान। समाज में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। क्या थी समाज की सबसे छोटी इकाई? परिवार या कुल थी। ठीक है। कुल का मुखिया कौन होता था? कुल का मुखिया पिता होता था, जिसे हम कुलूप कहा जाता था, जिसे बोलो क्या कहते थे? कुलूप कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थीं या लेती थीं। उस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। क्या करती थी? शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद ऋग्वेद में लोपामुद्रा ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता और अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। साथियों, यहाँ से ये सब मैंने आपको जो नाम बताए ये स्त्रियों के नाम है, और ये स्त्रियों के नाम हमारे लिए कहाँ से मिली है? ऋग्वेद में इनका वर्णन मिला है, यानी कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम, बड़े काम किए होंगे, इससे उनका नाम इसमें है। ठीक है। इसलिए संकलन मिलता है हमारे लिए इनका इसमें। स्त्रियां लोकप्रिय प्रधान सभाओं में जा सकती थी, यानी कि अपनी मर्जी से विधान सभाओं में जिसमें उनका मन करता था उसमें वो प्रवेश कर सकती थी, उसमें वो भाग ले सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी। सामाजिक विभाजन कठोर नहीं थे, आसानी से समाज विभाजन थे, इतने कठोर उस समय नहीं हुआ करते थे। वैदिक सभ्यता में आर्थिक स्थिति, कैसी उनकी आर्थिक स्थिति रही होगी साथियों, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था किस पर उनकी डिपेंड थी? वो थी उनकी पशुपालन पर, क्योंकि वो पशु चराते थे, उनका दूध निकालते थे और उसी से वो क्या करते थे? अपना व्यापार करते थे। ठीक है साथियों, क्या करते थे? उससे अपना व्यापार करते थे। ठीक है। उत्तर भारत में स्थायी रूप से बसने के बाद उन्होंने कृषि शुरू की। मैंने आपको बताया ना कि उस जहाँ उन्होंने, देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि उन्हें कहाँ पे लोहा मिला था और कहाँ पे उन्होंने स्थायी रूप से अपना स्थान ग्रहण किया। एक मिनट रुकिए साथियों। यहाँ पे कहाँ किया? यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे वो बस गए स्थायी रूप से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गंगा भी मिल गई उनको, और गंगा से उनको पानी मिल गया, और क्या मिल गया? उनको उपजाऊ जमीन मिल गई, जिससे उन्होंने क्या किया? खेती कृषि करना शुरू कर दिया। इससे वो यहीं पर स्थायी हो गए, फिर उन्होंने कहीं भी घूमने की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ी। तो साथियों उससे क्या हुआ? उन्हें आसानी हुई अपना जीवन व्यतीत करने में। पहले वो क्या थे? पहले वो घूमते रहते थे, कहीं भी एक एक जगह रुकते नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिली थी, ना ही तो उपजाऊ जमीन मिली थी और ना ही उन्हें एक साथ क्या मिला था? जल मिला था। लेकिन यहाँ पे हमें इन लोगों को क्या मिल गया? दोनों चीज़ें मिल गई थी। ठीक है। श्रमिकों द्वारा क्या ढूंढा गया था? तांबा, कांस्य और लोहे के साथ विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाए गए थे। साथियों बताओ, सबसे पहले ढूंढी कौन सी वस्तु थी इन्होंने? कौन सी वस्तु ढूंढी थी? लोहा। सबसे पहले उन्होंने लोहा ढूंढा था। ठीक है। यहाँ से कताई एवं महत्वपूर्ण व्यवसाय था। सूती और ऊनी कपड़ों का व्यवसाय भी ये लोग करते थे।
नदियों का परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किया जाता था। यानी कि पहले कुएं तो थे नहीं, तो अपने खेतों की जो सिंचाई करते थे वो किससे करते थे? नदियों का जल लेते थे और वहां से क्या करते थे? अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा किया गया था। बड़े लेन देन के लिए निस्क नामक सोने के सिक्कों का उपयोग किया गया था। जैसे कि आज हम कोई व्यापार करते हैं या कुछ लेन देन करते हैं तो रुपए देते हैं लेते हैं। पहले क्या होता था? सोने के सिक्के थे और उसका क्या नाम रखा था? निस्क। क्या नाम रखा था? निस्क कहा करते थे उसे। ठीक है। ये देखो, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। मैंने बताया था ना आपको कि सबसे पहले धातु लोहा खोजी गई थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क। कैसे कहते थे? लोहा को। वैदिक काल में धर्म। साथियों, कैसे धर्म थे वैदिक काल में? ऋग्वैदिक आर्य पृथ्वी, वायु, वर्षा और अग्नि आदि देवी देवताओं की पूजा करते थे। किस किस की पूजा करते थे? पृथ्वी की, वायु की, वर्षा की, अग्नि की। इन लोगों की क्या करते थे वो लोग? पूजा किया करते थे। कुछ महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक देवता कौन कौन से मानते हैं ये लोग? महत्वपूर्ण कौन से हैं इनके? पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण। वरुण किसे कहते हैं? वर्षा को। और इंद्र। इंद्र को कहते हैं थंडर। सबसे लोकप्रिय देवता साथियों इनके कौन से थे? कौन से थे? इंद्र। इंद्र इनके सबसे लोकप्रिय देवता थे। और सेकंड नंबर पे कौन से देवता थे इनके? वो थे अग्नि। कौन से थे? सेकंड नंबर पे इनके जो देवता थे वो अग्नि थे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। यानी कि ये लोग मानते थे कि मनुष्य और देवी देवताओं के बीच किसको पूजा करते थे? ये अग्नि की। कि हमारा मिलान कौन करेगा? देवी देवताओं से अग्नि करेंगी। साथियों, उस समय ना कोई मंदिर और ना कोई मूर्ति पूजा ऐसे प्रचलित थी, ना ही हमें ऐसे कोई प्रमाण वहां से मिले हैं। ठीक है। बस साथियों, आज ये आपका ऋग्वैदिक काल समाप्त होता है। हम कल करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है। अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है साथियों। तो आज हम क्लास समाप्त करते हैं अब्दुल कलाम के साहब थॉट के साथ। हम क्लास को अपनी समाप्त करते हैं। इन्होंने, इनका क्या थॉट है साहब कलाम साहब का? युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। साथियों, कलाम साहब का ये थॉट हमें और आपको सभी को कुछ ना कुछ सिखाता है। हम सभी युवा हैं और हमारा कार्य यह है कि अगर कोई रास्ता में नहीं दिख रहा या नहीं मिल रहा तो हम अपने रास्ते को स्वयं बनाएं या ढूंढें, निकालें। थोड़ा धैर्य रखें, कुछ ना कुछ आसानी से मिल ही जाएगा। बस हिम्मत ना हारें, जैसे कि कलाम साहब ने नहीं हारी थी। ठीक है साथियों, जब तक के लिए इंतजार कीजिए। कल मिलते हैं हम फिर सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है। टेक केयर।